बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको पिछला लेक्चर समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक दफ़ा फिर दोबारा से रिवाइज़ कर लें। और हमने, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में क्या कुछ पढ़ा। हमने कॉनिक सेक्शन के हवाले से पढ़ा था। पहले तो हमने उनकी इक्वेशन, उनकी ग्राफ्स वगैरह की बात की थी, लेकिन पिछले लेक्चर में हमने उनको एसेंट्रिसिटी की टर्म में भी देखा कि अगर एसेंट्रिसिटी जो कि रेशो है सेंटर से फोकस के डिस्टेंस की, उसके सेंटर से वर्टेक्स के डिस्टेंस से, और अगर ये लेस देन 1 होती है तो आपके पास उसकी जो शेप है वो इलिप्स की होगी। सो एसेंट्रिसिटी में अगर आप फोकस का डिस्टेंस उसके वर्टेक्स के डिस्टेंस से डिवाइड करें और आपको रेशो लेस देन 1 मिले तो आपकी जो शेप है वो इलिप्स की शेप होगी। उसके अलावा अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो दैट विल बी अ हाइपरबोला, और अगर 1 हो तो हमें जो है वो पैराबोला मिलता है। तो ये हमारे एसेंट्रिसिटी के हवाले से था, और उसमें आपने देखा कि हमने पैराबोला की एसेंट्रिसिटी थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट की थी। फिर उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की। हमने कहा कि क्योंकि हमारे पास सारे कॉनिक सेक्शन की जो इक्वेशंस हैं उनमें जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का स्क्वायर आता है, एक्स का स्क्वायर है या वाई का स्क्वायर है, या अगर 3 डायमेंशन की बात होगी तो जी का स्क्वायर भी होगा। तो उसमें जो है हमारे पास जो है कोई जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिखी थी, और हमने आपको बताया था कि इनमें कौन कौन से कोफिशिएंट्स जो हैं वो अगर ज़ीरो हैं या नॉन ज़ीरो हैं या प्लस हैं या माइनस हैं या डिफरेंट हैं तो आपको उसकी शेप्स डिफरेंट मिलती हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो थी एक जनरल इक्वेशन थी जो हमने लिखी थी कि हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो इसमें हमने देखा कि अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपके पास ये कोफिशिएंट है बी स्क्वायर माइनस 4a और c, इफ दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, अगर ये 0 हो जाते हैं तो आपके पास पैराबोलिक इक्वेशन बनती है। और अगर ये लेस देन 0 होते हैं, नेगेटिव हैं, तो आपको इलिप्स मिलेगा, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपको हाइपरबोलिक शेप मिलेगी। सो ये कुछ डिफरेंट तरीके थे जिससे हम क्लासिफाई करते हैं कि हमारे जो शेप्स हैं या जो भी कर्व्स हैं वो किस टाइप की कर्व्स हैं। अगर इसके अलावा इनमें कुछ स्पेशल केसेस भी बाज़ दफ़ा बन जाते हैं कि आपके पास अगर एक्स स्क्वायर और ये आपकी इक्वेशन फैक्टराइज हो जाएं और आपको स्ट्रेट लाइंस भी दे सकती हैं। हो सकता है आपको बिल्कुल कोई और कोई शेप भी ना मिले, लेकिन वो बहुत ही स्पेशल केसेस होते हैं, लेकिन जनरली ये ट्रू होता है। तो हमने ये चीज़ें पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। उसके बाद हमने पैरामीटराइजेशन के मतलब भी थोड़ा सा मैंने आपको एक बिल्कुल ही बेसिक चीज़ें बताई थी कि किस तरह से पाथ जो हैं वो ट्रेस होते हैं। अगर हम पैरामीट्रिक इक्वेशन ले लें, बजाय उसके जो सिंपल इक्वेशन हम एक्स और वाई में लेते हैं, उसके बजाय अगर हम एक्स को फंक्शन ऑफ टी कर लें, एक और वेरिएबल जो पैरामीटर कहलाता है, अगर हम वो इंट्रोड्यूस कर लें तो हम बजाय इसके कि पूरी कर्व हम सिंपल, जो पिछली इक्वेशंस थी वो आपने देखा कि हम सिंपल शेप्स की बात कर रहे होते हैं, लेकिन हम किस वक्त कहाँ पे हैं, या अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि उस पाथ पे, उस कर्व पे, किसी कर्व पे उसमें ट्रैवल कर रहा होता है, तो हम उसका इन बिटवीन कहीं हमें नहीं आइडिया मिल रहा होता उन इक्वेशन से। हमें नहीं पता कि वो किस टाइम पे कहाँ होगा, या वो ऑब्जेक्ट किस तरह से अपना ट्रैवलिंग करता है उन शेप्स पे, या डिफरेंट कोई भी डिफरेंट कर्व हो उस पर कैसे करता है। लेकिन जब हम पैरामीटराइजेशन करते हैं तो हमें ये चीज़ें पता चल जाती हैं। अब मैं आपको, और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि पैरामीटराइजेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं कि आप क्या करोगे कि कर्व मस्ट बी सिंपल, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, और जो है वो स्पाइरल हो सकती है,
कोई डिफरेंट कर्व हो सकती है, लेकिन वो एक दूसरे को क्रॉस करके फिर नहीं वो जाएगी। मतलब आपको अगर है तो वो सिर्फ एंड पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट आपस में क्रॉस नहीं करेगा और उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, उसके अलावा स्मूथ होनी चाहिए कि उसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए या पीस वाइज स्मूथ होनी चाहिए। उसका इंटरवल जो है या तो क्लोज होगा कि आपके पूरी कर्व जो है वो जाके उसी जगह पे दोबारा से मीट करे, या फिर आपका ओपन इंटरवल भी हो सकता है कि उसके एंड पॉइंट्स दो डिफरेंट पॉइंट्स हों। तो ये चीज़ें हमने पिछले उसमें की थी। अब मैं आपको उसको डिटेल में बताना चाहती हूँ कि पैरामीटराइजेशन होती क्या है। तो उसके लिए क्या है कि ये जो पैरामीटर है ये एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है जिसमें हम उसको पूरी कर्व के साथ मूव करते हुए हम उसके पाथ को ट्रेस कर सकते हैं, उसकी मूवमेंट को, कैसे कर्व बन रही है, कैसे कैसे उसमें चेंजेस आ रही हैं, वो सारी हम वहाँ से ट्रेस कर सकते हैं पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करने से। लेकिन पैरामीटर आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। ये नहीं है हम एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, जी की बात कर रहे हैं, या फिर बाद में आपको बताऊंगी कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब हम जाते हैं तो हम आर, थीटा और जी की बात करते हैं, या हम स्फेरिकल की बात करें तो पोलर में ही है, ये सिलेंड्रिकल में होगा तो आर थीटा जी होगा, स्फेरिकल में होगा तो आर थीटा फाई होगा। लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ हैं, लेकिन उसमें हम एक और पैरामीटर को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि टी कहलाता है। टी नॉर्मली उसको कहते हैं, अदरवाइज थीटा भी हो सकता है, कोई और भी एक ऐसा पैरामीटर जो कि आपको ये ग्राफ्स के अंदर नहीं नज़र आता, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस है। वो आपको क्या करता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व डिपेंड ऑन दिस पैरामीटर, कि किस तरह से वो आपका कर्व ट्रेस होती है वो उस पर डिपेंड कर रही होती है। फिर उसके अलावा ये है कि पैरामीटर आपको डायरेक्शन भी देता है कि आपने मूव करते हुए पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, या जो स्फेरिकल उसमें जाते हैं तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो जो आपका वो पैरामीटर जो है वो डिस्क्राइब करता है, उससे आपको पता चलता है कि पाथ किस डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हैं हम। क्योंकि हम नॉर्मली डायरेक्शन जो कर रहे होते हैं वो टाइम के साथ, कि टाइम है तो चीज़ें चल रही हैं, ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं, तो इसलिए हम नॉर्मली पैरामीटर को टाइम के साथ करते हैं, तो इसलिए वो उसको हम नॉर्मली टी से ही डिनोट करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी थीटा भी होगा, कुछ और भी हो सकता है, वो हम साथ साथ आपको बताते चले जाएंगे। फिर ये है कि अगर कर्व है, ये वर्ड आप देखिए इम्पॉर्टेंट है कि कर्व है 2D में होगी तो हमारे पास पैरामीटर जो है वो एक होगा। कर्व है तो 1D की होती है तो इसलिए इसका पैरामीटर एक होगा, दैट विल बी 2। लेकिन क्योंकि 2D में है तो 2 डायमेंशनल है तो इसके फंक्शन जो हैं वो x हैं, y हैं, वो जो है वो आपके पास दो होंगे कि x इज द फंक्शन ऑफ t, y इज द फंक्शन ऑफ अगेन t। ठीक है, तो ये आपके पास जो फंक्शंस हैं वो आपके दो होंगे और आपका पैरामीटर एक होगा। ये फंक्शन जो हैं ये आपके x और y, इनको हम कंपोनेंट्स भी कहते हैं और ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी कहलाती हैं। ठीक है, तो आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या हुई, x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, और अगर थर्ड डायमेंशन है तो z इक्वल टू एच ऑफ टी कह दे, एक और फंक्शन हो जाएगा। तो ये आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं फॉर द, एंड वी राइट, हम नॉर्मली इसको लिखते हैं क्योंकि ये डायरेक्शनल है तो इसलिए आपने देखा कि हमने एस के ऊपर आपको जो है वो हमने यहाँ पे आपके, ये आप देखिए कि एरो हमने लगाया हुआ है क्योंकि डायरेक्शनल है। दूसरा ये है कि हमने जब अपने पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखी या कंपोनेंट्स लिखे तो ये आपका साइन जो है ये आप इसको क्लोज करते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो आपका पैरामीटर इंटरवल है। ये पैरामीटर इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है कि आपने ऑब्जेक्ट की जो पाथ ट्रेस करना है वो कहाँ से स्टार्ट करता है, कहाँ से आप उसको मेजर करना शुरू करते हैं और फिर उसका एंड आप कहाँ देखना चाहते हैं, वो आपके पास जो है वो ये इम्पॉर्टेंट है और ये पैरामीटर इंटरवल कहलाता है। सो जो टी है वो पैरामीटर है कर्व का, और जो डोमेन जो है ऑब्वियसली कि वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा पैरामीटर, वो हमारा इसका पैरामीटर इंटरवल है। और ये इंटरवल, ये इक्वेशंस जो हैं आपने देखा 2 डायमेंशन में एफ ऑफ टी
GFT है, और अगर 3 डायमेंशन होंगे तो एक और डायमेंशन से HFT ऐड हो जाएगी। ये इक्वेशन और इसका जो इंटरवल है ये आपकी कॉन्स्टिट्यूट करता है पैरामीटराइजेशन ऑफ द कर्व। ठीक है, ये आपकी कंबाइन करेंगे तो हम कहते हैं कि हम कर्व्स की पैरामीटराइजेशन कर रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए इस सारी पैरामीटराइजेशन में, हम कर्व को की करना चाहते हैं तो हमें क्या चीज़ें चाहिए, कितने पैरामीटर्स कर्व के लिए होने चाहिए। उसके लिए ये है कि कर्व की लेंथ होती है 1D में, सो इट नीड्स 1 पैरामीटर। सरफेस है तो वो उसका एरिया होता है। सरफेस की का आप देखिए कि कर्व है, उसकी लेंथ है। एक आप लाइन लगाते हैं किसी भी टू डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में, लेकिन एक लाइन सी ही लगती है, लेकिन सरफेस होगी तो वो उसका एरिया होगा। तो सो इट विल नीड 2 पैरामीटर्स। और फिर अगर सॉलिड है, ऑब्वियसली सॉलिड का वॉल्यूम होता है 3D में होती है, सो इट विल नीड 3 पैरामीटर्स। ठीक है, कंपोनेंट्स की बात करते हैं। अब ये तो पैरामीटर की बात हुई थी कि अगर कर्व है तो हमेशा आपके पास एक ही पैरामीटर होगा। अगर आपके पास सरफेस है तो आपके पास 2 पैरामीटर होंगे। अगर सॉलिड है तो आपके पास 3 पैरामीटर्स होंगे। उसके बाद कंपोनेंट्स की बात आती है, जो कि उसकी ये नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं कि आपकी 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, 1D का प्रॉब्लम है, 1 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। और ये क्या है कि जितने कंपोनेंट्स होंगे, जो हमने पिछली इक्वेशंस में देखा, यहाँ पे ये वाली ये आप देखिए कि हमने SFT इज इक्वल टू FFT और GFT किया, तो ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है। तो ये कर्व जो है इट विल लिव विद इन 2D। ठीक है, तो ये क्या है, वेयर द कर्व लिव्स, दिस इज द डायमेंशन वेयर द कर्व लिव्स। अब ये है कि कर्व जो है वो तो सिंगल एक लाइन ही है। लाइन मेरा मतलब स्ट्रेट लाइन की बात नहीं कर रही, जस्ट एक कर्व की एक अप लाइन ट्रेस करते हैं वो है। और अगर 2D में है तो आपके पास कंपोनेंट्स जो है x और y 2 होंगे। ठीक है, और लेकिन आपका पैरामीटर एक ही t है, और उसका जो है इंटरवल है वो आपका t स्टार्ट और t एंड जो है वो गिवन कोई भी होगा। फिर अगर कर्व अगर 3D में है, ठीक है, आपके 3 डायमेंशंस में एक आप पाथ ट्रेस कर रहे हैं, तो पैरामीटर फिर भी एक ही रहेगा, बिकॉज इट्स अ कर्व। तो पैरामीटर एक ही है, लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स हैं या पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो हैं वो 3 हैं, x, y और z, और फिर उसका इंटरवल है। इंटरवल ऑफ द पैरामीटर डिटर्मिन्स द डायरेक्शन टू द कर्व, कि आपके पाथ क्या है, किस तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको आप पता है कोऑर्डिनेट्स के पॉजिटिव डायरेक्शन भी है और नेगेटिव भी है, तो आप किस तरफ जा रहे हैं वो आपका ये इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो है वो डिटरमिन करते हैं इसकी डायरेक्शन को। अभी हम देखते हैं एक एग्जांपल जिसमें हमने किया कि एस के ऊपर आप देखिए वेक्टर है, क्योंकि ये डायरेक्शनल होता है, आपको पाथ बता रहा होता है। सो हम इसको यहाँ से हमारे पास देखिए यहाँ ये वेक्टर है, और ये आपके पास कितने कंपोनेंट्स हैं, 1 2 3, और इसमें आपके पास पैरामीटर जो है वो 1 है। तो हमारे पास जो है, क्योंकि पैरामीटर 1 है, तो इसका मतलब है कि हमें जो भी मिलेगी शेप वो एक कर्व की शेप होगी, और ना तो ये सरफेस है और ना ही ये वॉल्यूम के साथ आएगा। सो इस एक पैरामीटर है, और ये हमारे पास एक लाइन और एक जस्ट एक पाथ टाइप चीज़ आएगी, कर्व आएगी। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आप देखिए इसमें 1 2 3 है। सो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 3 है, तो इसका मतलब है कि ये कर्व शुड लिव इन 3D। ठीक है, उसके बाद एक हाँ ये देखिए हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। मैं आपको एक बड़े मज़े की चीज़ बताती हूँ। आई डोंट नो आपने पहले इसको देखा है नहीं देखा, पढ़ा है नहीं पढ़ा, चलें अगर जिसको किसी को पता है वो रिवाइज कर लेगा। अदरवाइज जो बेसिक एंगल्स हैं, हम जब साइन कोसाइन टेंजेंट की बात करते हैं तो हमें कैलकुलेटर यूज़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली जो भी आपको एग्जांपल दी जाती हैं, जो भी आपको कैलकुलेशन के लिए दी जाती हैं, वो चंद एक बेसिक जो हैं एंगल्स हैं उन्हीं की के हवाले से होता है। तो उसमें यह है कि आप कैलकुलेटर ना भी यूज़ करें, आप बड़ी आसानी से चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको एक टेबल सिखाती हूँ, आई होप कि वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, और उसके लिए आपको जो है वो ज़्यादा चीज़ें एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ ये याद रखिए कि साइन 0 0 होता है और कॉस 0 जो है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो उसके साथ हम ये करते हैं कि एक हम टेबल बनाते हैं। लेट अस से मेरे पास में
थीटा है, उसके साथ में नीचे एक टेबल साइन थीटा की वैल्यू लिखूंगी और उसके साथ में कॉस थीटा की वैल्यू भी लिखूंगी। एंगल में स्टार्ट करती हूँ 30 डिग्री से। 30 डिग्री है, एक बेसिक है, 45 डिग्री है, देन 60 डिग्री है, फिर उसके बाद हम 90 डिग्री लेते हैं। फिर इसमें आप ऐड करें 90 डिग्री में 30 तो आपके पास आ जाता है 120 डिग्री, ठीक है, ये एंगल्स हैं। और फिर उसमें 90 में 45 करें तो 135 डिग्री बनता है, 90 में 60 ऐड करें तो 150 डिग्री बनता है, और अगर 90 में 90 ऐड करें तो ऑब्वियसली 180 डिग्री ये बनता है। अगर हम रेडियंस में इनको देखें तो क्या है, ये है π/6, सॉरी यहाँ मैं भूल गई, ज़ीरो भी चाहिए था मुझे, ज़ीरो का ज़ीरो है, और यहाँ पे 45 में π/4 है, π/3 है, π/2 है। इनको अगर ऐड करें π/2 और π/6 को तो आपके पास क्या आता है 2π/3। फिर आप π/2 में 4π करें तो आपके पास क्या आता है 3π/4, ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद π/2 में 3π/2 ऐड करें तो आपके पास आता है 5π/6, और ये आपके पास है पाई, ठीक है। इसी तरह से हम नीचे भी चलेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊं कि आपको मैंने बताया कि साइन ज़ीरो, सिर्फ ये याद रखना है कि साइन ज़ीरो जो है वो आपके पास ज़ीरो होता है और कॉस ज़ीरो आपके पास 1 होता है। मैं ज़ीरो को स्टार्ट करती हूँ, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ से फिर मैं 4 से फिर वापस जाती हूँ तो फिर 3 2 1 0। अब इसको हमने क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड कर दें और इनका स्क्वायर रूट ले लें। डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट ले लें, डिवाइडेड बाय 4 इसका स्क्वायर रूट ले लें, 4 डिवाइडेड बाय 4 इसका स्क्वायर रूट ले लें, सबके स्क्वायर रूट लेते जाएं, ठीक है। ये हमारे पास डिवाइड हो गया। अब कॉस जो है, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं 1 हमें चाहिए तो 4/4 स्क्वायर रूट होगा तो देन इट विल बी 1, ठीक है। क्योंकि हमने कहा कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कॉस की वैल्यू हमारे पास 1 है। 1 ये 4 हुआ, 4 को हम ऑब्वियसली वापस जाएंगे 4/3 और 2/4, फिर 1/4 एंड 0/4, ऑब्वियसली ये 0 हो जाएगा। फिर 0 से फिर आप अब वापस जब आएंगे तो आपने पूरा साइकिल कंप्लीट करना है एंगल का, ठीक है। अगर आप देखें तो साइकिल आपका कंप्लीट होता है तो ये 0 के बाद -1/4 हो जाएगा, -2/4 हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा और -4/4 हो जाएगा। अब यहाँ मैं देखूं अगर तो मैं पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर रही हूँ कि 180 डिग्री से, मतलब आपका 0 से लेके 360 डिग्री तक पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए यहाँ मैं आप करती हूँ कि मैं 180 में अगेन 30 डिग्री ऐड करूँ तो मेरा क्या बनता है 210 डिग्री। फिर उसमें 45 डिग्री ऐड करूँ तो मेरे पास क्या बनता है 225 डिग्री। 60 ऐड करूँ तो मेरे पास बनता है 240 डिग्री। फिर 90 डिग्री ऐड करूँ तो 270 बनता है। फिर 270 में 30 डिग्री ऐड करूँ तो 300 डिग्री बनेगा। फिर इसमें आप ऐड करें 45 डिग्री तो आपके पास क्या बनता है 315 डिग्री। इसमें 60 डिग्री ऐड करें तो 330 डिग्री एंड देन आपके पास जो है वो 90 डिग्री ऐड करें तो आपके पास 360 डिग्री बनता है। अब यहाँ हमने स्टार्ट किया, आप देखें तो हमने साइन का 0 1 2 3 4, फिर उसके बाद हम 3 2 1 0। अब 0 के बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो साइन थीटा है वो
आपके पास -1/4 स्क्वायर रूट आ जाएगा, -2/4 स्क्वायर रूट आ जाएगा, -3/4 स्क्वायर रूट आ जाएगा और -4/4 स्क्वायर रूट, फिर -3/4, -2/4, -1/4 एंड 0/4। इसी तरह से कॉस की वैल्यू आप देखिए, कॉस थीटा हमारे पास -4 था, तो -4 को हम क्या करेंगे, -3/4, -2/4, -1/4 और 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। ये देखिए कितना सिंपल सा एक साइकिल है जो कि आपने कंप्लीट करना है। आपको पता है 360 डिग्री अगेन जो है वो आप या 2 पाई जो है वो अगेन आप उस पर और बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे आ जाते हैं जहाँ पे एंगल 0 है, और तो आपके पास वही वैल्यूज़ आती हैं कि आपके पास कॉस जो है 1 आ गया, साइन आपके पास 0 आ गया, और आपके पास जो है ये वाला एक्स का जो है पॉजिटिव साइड है, यहाँ पे 0 से एक्स आपको कॉस वैल्यू जो है वो पॉजिटिव दे रहा है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपको नेगेटिव वैल्यूज़ दे रही है। और यहाँ पे अगर आप इनको देखें तो ये आपके पास इक्वल टू 0 आ जाता है। इसको देखिए तो ये 0 है, दिस इज़ इक्वल टू 1/2 है, ये आपके पास 1/√2 है, ठीक है, ये 3/√3/2 है। इसी तरह आप इनको देख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह से ये √3/2, 1/√2, ये 1/2 है और ये 0 है। इसी तरह से ये 1 है, √3/2 है, √1/2 है, 1/2 है, ये 0 है। ये आपको एग्जैक्टली वही वैल्यूज़ देता है। इसी तरह से अगर आप इनको इन टर्म्स ऑफ रेडियन कैलकुलेट कर सकें तो आपके लिए बड़ा आसान होगा। तो अगर एक ये टेबल आप इस तरह से जहन में बना लें तो आप इमीडिएटली जब भी आप कहीं पे अपना टेस्ट दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप एक साइड पे रफ का वर्क में ये टेबल इमीडिएटली बना के रख लें, तो वहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आपको मिलती हैं आप उनको बजाय इसके कि कैलकुलेटर पे आप टाइम ज़ाया करो, आपको ये सारा टेबल पता होगा तो आप इमीडिएटली वहाँ से एंगल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। सो मैंने ये आपको एक जनरल बात बताई, लेकिन हम किस पे जा रहे हैं, हम एक इक्वेशन की बात कर रहे हैं जिसमें हमने एक फिगर है, एग्जांपल है पैरामीट्रिक इक्वेशंस, और पैरामीट्रिक इंटरवल जो है वो आपको गिवन है। हम इसको देखना चाहते हैं किस टाइप की शेप बन रही है, तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें इनमें कॉज और साइन की वैल्यू हमें चाहिए होंगी ताकि हम उसको शेप को देख सकें कि कैसी है। हमारे पास एक पैरामीटर है, सो इट्स कर्व, एक 3D 3 कंपोनेंट्स हैं, तो ये 3D में हमें मिलेगी। उसके लिए मैंने आपको ये टेबल बताया। अब ये है कि हम अगर आएँ तो हम देखते हैं कि अगर हम टी को ऑब्वियसली वेरी करेंगे तो हमारे पास पहला जो है वो कंपोनेंट है 2 cos t, दूसरा कंपोनेंट 3 sin t है और तीसरा कंपोनेंट 2t है। पहले हम t की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि cos 0 जो है वो 1 होता है, सो आपके पास ये वैल्यू 2 के आ जाएगी। sin 0 जो है वो 0 है, और फिर आपके पास t क्योंकि 0 है तो थर्ड कंपोनेंट भी आपका 0 आ जाएगा। फिर हम π/2, क्योंकि 0 से 4 पाई तक है, तो ऑब्वियसली मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कुछ वैल्यूज़ पे बता के उसमें शेप बना सकूं, लेकिन इस इन बिटवीन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने टेबल में इसको शामिल कर सकते हैं। तो मैंने π/2 लिया। π/2 मेरे पास जो कॉस की वैल्यू है ऑब्वियसली वो आपका y डायरेक्शन में है, तो ये 0 होगा एक्स कंपोनेंट, और दूसरा जो है साइन π/2 जो है वो दैट इज़ 1, तो आपके पास 3 है, और यहाँ पे आपके पास जो थर्ड कंपोनेंट आया वो आपके पास पाई आ गया। देन आपने पाई पुट किया, अगेन आपके पास कॉस की वैल्यू जो है -1 है, साइन की 0 है, और यहाँ पे आपके पास ये जो है तीनों कंपोनेंट्स कैलकुलेट हो गए। फिर 3π/2 आपने किया तो cos 3π/2 अगेन 0 है, आपके पास पहला कंपोनेंट 0 आ गया, दूसरा कंपोनेंट क्योंकि साइन 3π/2 जो है वो नीचे आता है और नेगेटिव वैल्यू होती है, सो इट्स -3।
और यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट आपका 3 पाई आ गया। 2 पाई पे आइए तो वो 2 पाई और 0 वाला जो है, अगर हम साइकिल को देखें तो एग्जैक्टली आपको वही दोबारा से वैल्यूज़ पहले दो कंपोनेंट्स की मिल जाती हैं 2 और 0, और थर्ड कंपोनेंट क्योंकि 2t है तो आप उसको t से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 4 पाई। फिर 5 पाई बाई 2 अगेन ऊपर आपके पाई बाई 2 के बराबर है, तो ये आपके वैल्यू 0 और 3 देता है, और थर्ड कंपोनेंट जो है वो 5 पाई आ गया। फिर 3 पाई पे आए तो आपके पास एग्जैक्टली जो है वो 180 डिग्री के उस पर मीट कर रहा है। सो आपके पास जो है वो -2, 0 और 6 पाई है। फिर 7 पाई बाई 2 पे हमें 0, -3 और 7 पाई मिलता है, और 4 पाई पे हमने हमारा इंटरवल की आप देखें डोमेन क्या है, 0 से लेके 4 पाई तक है, तो ये लास्ट वैल्यू है 4 पाई जो आपको 2, 0 और 8 पाई देती है। मैंने आपको बताया था पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है दे शुड भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अब आपको फील होता है कि आप अगर फर्स्ट 2 कंपोनेंट देखें तो आपकी वैल्यू रिपीट हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। और टी आप देखिए कि टी कहीं पे भी सेम वैल्यू नहीं आती, तो इसलिए अगर हम फिगर पे जाएं तो आप देखिएगा कि ये फिगर हमारी बनती है। इसमें हमारे पास ये जो है ये आपका 5 कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट है 3 साइन थीटा, और ये कंपोनेंट जो है ये आपका 2 कॉस थीटा है, और ये वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये आपका थर्ड कंपोनेंट है या 2t है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, आपके पास जब आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास यहाँ से ये देखिए कि पहला कंपोनेंट अगर मैं पीछे जाऊँ तो 2, 0 और जो है t भी 0 है। तो हम इस पे जाएं तो यहाँ पे क्योंकि ये वाला चीज़ जो है ये 0 है, और ये जो है ये आपके पास cos t क्योंकि 2 है। ठीक है, पहला आपका कंपोनेंट 2 है, तो ये आपके पास ये लेंथ अगर आप देखें तो ये 2 है, और साइन जो है वो आपका ये 0 यहाँ पे है, तो इसको अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये आपके पास 0 आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका जो है अगर हम देखें तो ये देखिए आपके इन दूसरी साइड पे उस पॉइंट पे आता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट जो हमें मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो आपके पास क्या है दूसरे में कॉस क्या एंगल जो है ये 0 हो गया, y की जो है वो वैल्यू वो आपको मिल रही है, और एंगल जो है वो आपको बजाय इसके आप देखिए क्रॉस कहीं नहीं कर रही, ये एक स्पाइरल बन रहा है, ये एक हेलिकल फिगर टाइप की शेप बनती है। सो ये वाली जो है इस टाइप की पैरामीट्रिक इक्वेशन ये हमने कहा था कि ये तो अलाउ हैं लेकिन कहीं पे क्रॉस करे, कि इस टाइप की चीज़ कहीं पे भी नहीं बननी चाहिए, इस टाइप की चीज़ कि ये आपका पॉइंट क्रॉस करे, और उसके बाद अगर आपके पास ये चीज़ बन सकती है पैरामीट्रिक इक्वेशन में कि ये पॉइंट एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट जो हैं वो मीट करें, लेकिन उसके अलावा कोई पॉइंट आपस में क्रॉस नहीं करना चाहिए। सो इट शुड बी इंटरवल जो है वो क्लोज्ड हो सकता है, इंटरवल इस टाइप का हो सकता है, और ये स्पाइरल जो बनती है ना ये इस टाइप की, ये जो आपको ये शेप्स नज़र आ रही हैं और ये शेप इस टाइप की पैरामीट्रिक इक्वेशन में शेप्स अलाउ हैं। सो ये आपकी एक एग्जांपल थी जो कि पैरामीट्रिक पाथ को ट्रेस कर रही हैं। अगर आप वैसे बनाते तो ऑब्वियसली आपको सिर्फ जो है वो अगर टी की बात ना करते तो आपको इसका पाथ या इसकी जो शेप है एग्जैक्टली वो नहीं मिलनी थी। सो हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन से ये फ़ायदा हुआ है। फिर हम देखते हैं एक सर्कल की बात करते हैं कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कि इक्वेशंस हैं, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस है, x इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा, a जो है वो कांस्टेंट कोई कोएफिशिएंट है, t हमारे पास पैरामीटर है, और इंटरवल हमें है 0 से 2 पाई तक। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि हमारे पास क्योंकि एक ही पैरामीटर है सो हमारे पास कर्व बनेगी, हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं x और y, सो इट विल लिव इन 2D। अब हमारे पास देखिए हमारे पास एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है। पहले तो हमें ये हम सोच लेते हैं कि हमें नहीं पता कि ये किस चीज़ की इक्वेशन है। वैसे तो मैंने आपको बताया तो आपने देखा कि सर्कल की है, लेकिन अगर नहीं पता तो हम क्या करेंगे कि पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि आपका जो है शेप किस टाइप की है जिस पे आपने पाथ को ट्रेस करना है या जिस पे आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सो पहला काम हम ये करेंगे कि हम x और y को रिलेट करेंगे। x और y को अगर हम रिलेट करें तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत पॉपुलर है, बड़ी बेसिक आइडेंटिटी है, दैट इज़ cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इनको दोनों को स्क्वायर ले लें,
ठीक है, स्क्वायर ये करें, स्क्वायर ये करें तो a आपका कॉमन आ जाता है, यू विल गेट cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t। तो यहाँ क्या होगा, दिस इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्योंकि cos स्क्वायर t और साइन प्लस साइन स्क्वायर t इज इक्वल टू 1, सो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन जो है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विच हैज द सेंटर एट द ओरिजिन, और उसका जो रेडियस है वो a है। दिस मीन्स दैट द पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस a एज t इंक्रीजेस। ठीक है, यहाँ तो देखिए आपको x और y की उसमें फॉर्म में कोई पाथ की पता नहीं चलता, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ एक सर्कल पता चल रहा है। लेकिन अगर इसी की पैरामीट्रिक इक्वेशन को देखें तो हम जो t को चेंज करेंगे, हमें उस सर्कल पे कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो अपना पाथ ट्रेस करेगा और बताएगा कि मैं किस तरफ किस स्पीड से और कैसे जा रहा हूँ। सो एज t विल इंक्रीज द पार्टिकल विल मूव ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस a। ठीक है, द पैरामीटर t इज द रेडियन मेजर ऑफ द एंगल। ठीक है, दैट रेडियस OP मेक्स विद द पॉजिटिव x एक्सिस। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो ये सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो a है, और जो ऑब्जेक्ट है वो इसके ऊपर पाथ ट्रेस कर रहा है। ठीक है, तो इनिशियली क्या है हमारे पास, क्योंकि जो इंटरवल है वो 0 से 2 पाई है, तो हम इसका यही डोमेन रखेंगे और इसको हम चलना शुरू करते हैं। पहले आप t को 0 सब्स्टिट्यूट करें तो यू विल गेट दिस पॉइंट। ठीक है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है कोई भी, वो पोजीशन क्या होगी, साइन 0 0 होता है, सो ये a 0 पे यहाँ पे पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करेगा, और फिर आप उसकी t की वैल्यू चेंज करते जाएं। दोनों a और साइन थीटा और कॉस थीटा इनके साथ पॉजिटिव साइंस हैं, सो इट विल मूव इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि क्लॉक जो है वो यूं घूमता है। ठीक है, आपके उसकी सुई देखें तो इस तरह घूमती है, तो ये हम पॉजिटिव लेते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम इसको कहते हैं कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। अब ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, सो इस पोजीशन इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से मूव करता है, और जो हम t को इंक्रीज करते चले जाते हैं वो इस पाथ को आपको देता चला जाता है। आप डिफरेंट वैल्यू, मैंने अभी आपको टेबल बताया, आप डिफरेंट वैल्यूज जो दे के उसकी पोजीशन को उसको मार्क करें और आप देखें कि वो इस पाथ पे जाएगा, और जब π/2 पे आएगा तो इसकी पॉइंट जो है वो 0 और a होगा, और ये यहाँ पे मूव करेगा, और ये उसकी एरो जो है वो उसका डायरेक्शन बता रही है, और ये जो आप मूव करते हैं ये पूरे का पूरा ट्रेस करेगा और ये वापस यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि उसका जो है डोमेन है या उसका पैरामीटर इंटरवल है दैट इज़ फ्रॉम 0 से 2 पाई, और 2 पाई पे आके हम एग्जैक्टली वही सिर्फ एक पॉइंट है जो कि दोबारा से वो ट्रेस करता है, सो इस क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो आपके पास जो है वो कंटिन्यू अराउंड द सर्कल टू स्टॉप अगेन एट a0 व्हेन द पार्टिकल ट्रेसेस द सर्कल एग्जैक्टली वंस। ठीक है, कि उसके एग्जैक्टली वंस, सिर्फ ये एक पॉइंट है जहाँ पे दोबारा से उसने मीट किया, लेकिन उससे आगे ये नहीं गया। और क्योंकि 2D में है तो ऑब्वियसली वो 3D में था तो हमने देखा कि वो स्पाइरल बना है, लेकिन 2D में है तो वो सर्कल अगर हम इससे आगे जाएंगे तो वो वही पॉइंट ट्रेस करेगा, सो हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन की जो कंडीशन है वो वहाँ फुलफिल नहीं होगी। अब एक और चीज़ देखें, हमने ये तो कहा कि हमारे पास ये पूरा सर्कल ट्रेस हुआ और काउंटर क्लॉकवाइज में पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेस हुआ। अब हम देखते हैं एक और चीज़ के हमारे पास इक्वेशन, पैरामीट्रिक इक्वेशन है। इक्वेशन ऑलमोस्ट वही है, मैंने वहाँ पे a लिया हुआ था रेडियस, यहाँ मैंने रेडियस जो है वो यूनिट रेडियस ले लिया, 1 ले लिया, सो मेरे पास a नहीं है तो x इज इक्वल टू cos t है, y इज इक्वल टू माइनस साइन t है, और इसका जो t है वो आपका 0 से पाई है। हमने पिछले अगर आप देखें तो उसमें देखा कि ये जो है इसकी डायरेक्शन, अब t पॉजिटिव था 0 से 2 पाई, ये उस वही बता रहा है कि किस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। आप जब उसकी वैल्यू देते जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि हमारे पास डोमेन है 0 से पाई, यहाँ पे हमारे पास जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, और पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारी हैं तो हम देखेंगे कि ये किस तरह का ट्रेस करता है। जिसका अगर एक पार्टिकल ले लें दैट मूव्स क्लॉकवाइज अराउंड द सर्कल। ठीक है, क्यों? इसलिए कि जब हम कॉस की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस
पोजीशन। लेकिन क्या है कि जो जो हम टी की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, हमारे पास कॉस टी तो वैल्यू चेंज करता जाएगा, साइन टी भी वैल्यू चेंज करेगा, लेकिन क्या करेगा विथ नेगेटिव साइन। सो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है वो डायरेक्शन जो है वो y की डायरेक्शन जो है y डायरेक्शन में वो नेगेटिव साइड पे जा रहा है। सो वो ये इस पाथ को ट्रेस करना शुरू करता है और नेगेटिव वैल्यूज करता चला जाता है। और जब ये π/2 आता है तो ऑब्वियसली साइन की वैल्यू 1 होती है और नेगेटिव साइन है, तो हम इस पॉइंट पोजीशन पे पहुंचते हैं। फिर जो जो ये वैल्यू इसकी इंक्रीज करती जाती है t की, तो ये जो है y जो है ये इसकी वैल्यू डिक्रीज करती जाती है, और फिर ये जब यहाँ पहुँचेगा पाई पे तो इसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और कॉस की वैल्यू यहाँ पे पहले ये पॉजिटिव था x एक्सिस, और जब π/2 पे आया तो ये 0 हो गया, और 0 के बाद ये नेगेटिव वैल्यू पे जा रहा है। सो आपका जो पाथ ट्रेस हो रहा है वो x नेगेटिव है कोऑर्डिनेट, और थर्ड कोऑर्डिनेट में हम जा रहे हैं जहाँ पे हमारे पास y भी नेगेटिव है और x भी नेगेटिव है। सो और फिर ये आप डायरेक्शन देखिए ना, ये डायरेक्शन इसमें जा रहा है, y नेगेटिव होने की वजह से इस साइड पे जा रहा है, और ये आपकी वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। सो हमारे जो है ये पार्टिकल वो मूव करेगा जो जो हमारा ये इंक्रीज करता है, और ये जो पाथ है वो इंटरवल ने बता दिया ना कि ये हाफ सर्कल जो है ट्रेस करेगा इन द नेगेटिव डायरेक्शन, या आप कह सकते हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम 1 0 as t increases, y becomes negative, decreasing to -1 when pi is equal to π/2, then increasing back to 0 and t approaches to pi. The motion stops at t is equal to pi with only the lower half of the circle covered. एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये एक इक्वेशन है जो कि है x इक्वल टू, पैरामीट्रिक इक्वेशन है x इक्वल टू √t, y इज इक्वल टू t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऑब्वियसली अगर t नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए कि ये स्क्वायर रूट में है, जब वो नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वो इमेजिनरी होगा। सो हम चाह क्या रहे हैं कि पार्टिकल दिस इज मूविंग इन द XY प्लेन गिवन बाय दिस इक्वेशन, आइडेंटिफाई द पाथ ट्रेस बाय द पार्टिकल एंड डिस्क्राइब द मोशन। ठीक है, पाथ डिस्क्राइब करने के लिए उसकी जो है पाथ ट्रेस बाय द पार्टिकल एंड डिस्क्राइब द मोशन। ठीक है, हमें पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये शेप किस टाइप की बनती है। उस शेप को बताने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमें x और y की आपस में रिलेशनशिप चाहिए। फिर उसके बाद t जो है वो हमें बताएगा कि पाथ कैसे ट्रेस हो रहा है। तो पहले तो हम ये करते हैं कि हम देखते हैं x इज इक्वल टू √t, y इज इक्वल टू t। तो अगर मैं x का स्क्वायर ले लूँ तो ये क्या होगा, ये t खाली t हो जाएगा, और t जो है वो y है। सो मैं इसको कंबाइन कर सकती हूँ कि y इज इक्वल टू t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं इसका टी स्क्वायर कर लूँ तो ये मेरे पास जो है, अब आप देखिए ये शुरू में हमने कॉनिक सेक्शन की बात की थी, तो ये हमें एक पैराबोला की इक्वेशन दे रहा है। ठीक है, जिसमें a1 है, और ठीक है ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये हमें एक इक्वेशन पैराबोला की दे रहा है। और जो पैराबोला है, अब पार्टिकल की हमने मूवमेंट देखनी है तो px जो है मूव करेगा, क्योंकि हमने कहा कि t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एक पैरामीटर है, और ये नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास एक स्क्वायर रूट की टर्म भी आती है, तो इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो पैराबोलिक पाथ जो है उस पर मूव करेगा पार्टिकल, और वो अगर हम t से स्टार्ट करें तो t 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास ये पॉइंट है जो कि इसका ओरिजिन है। ठीक है, वर्टेक्स पे यहाँ पे 0 है, और फिर जो जो t मूव करेगा हमारे पास दोनों चीज x और y कंपोनेंट पॉजिटिव आएंगे, और ये आपके पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू जो है वो ट्रेस होती चली जाएंगी, और ये नेगेटिव साइड पे नहीं जा रहा। ठीक है, t को अगर हम ये t वाला x की बात करें तो t हमारा क्योंकि नेगेटिव नहीं है, सो x और y कंपोनेंट हमारे नेगेटिव नहीं है, तो ये जो आपके पास पैराबोला है, ये पैराबोला आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव जो है वो डायरेक्शन दे रहा है, और ये हमने एरो लगाया है कि इस डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट है। तो ये आपका पार्टिकल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ मिलेगा। अब ये है कि देखिए, अगर कंप्लीट पैराबोलिक पाथ आपको चाहिए तो ऑब्वियसली आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है थोड़ी सी डिफरेंट होगी। हमने पिछली दफ़ा लिया था x जो था वो दैट वाज √t, उसके लिए हमें t को पॉजिटिव रखना लाजमी था, लेकिन अभी जो ये इक्वेशन है इसमें आपके पास स्क्वायर रूट नहीं है। सो x इक्वल टू टी, y इक्वल टू टी स्क्वायर, इनको कंबाइन करें तो हमारे पास एग्जैक्टली वही इक्वेशन आ जाती है। लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास जो पैरामीटर इंटरवल है
वो चेंज हो गया है कि अब हम इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हैं, हम पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे जब हमारे पास ये इंटरवल आएगा तो इसकी जो है वो हमारे पास अगेन पैराबोलिक है और ये इसके पे मूव करेगा पार्टिकल, और ये पूरे का पूरा पार्टिकल जो है वो पार्टिकल पूरे का पूरा पैराबोला जो है वो ट्रेस करेगा, और ये आपका राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पूरे का पूरी मूवमेंट जो है वो आपको देगा। अब एक एलिप्स की बात करते हैं। एलिप्स की बात ये है कि ऑब्वियसली पैरामीट्री आपको पता है कि एलिप्स में आपके जो कोफिशिएंट्स हैं ए और बी वो दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। ए आपका और बी जो है अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो आपको वो सर्कल दे देते हैं, लेकिन अगर ये डिफरेंट हैं तो और दोनों के साइन सेम हैं, पॉजिटिव हैं, तो आपके पास जो है वो आपको इसकी एलिप्स की इक्वेशन देंगे। और यहाँ पे हमारा पैरामीट्रिक इंटरवल जो है वो 0 से 2 पाई है। तो पहले तो हमें, अगर हमें ये इक्वेशन गिवन हो, हमें नहीं पता कि किस टाइप की इक्वेशन है, तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करना चाहते हैं। और ये आप देखिए कि कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी जो है वो 1 होता है। सो हम इसको x को डिवाइड कर देते हैं a से, y को डिवाइड कर देते हैं b से, तो वी विल गेट x ओवर a इक्वल टू कॉस टी, y ओवर b इज इक्वल टू साइन टी। इन ऊपर वाली इक्वेशन से हमें ये चीज़ मिलती है। सो जब हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ किया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो हमारा पार्टिकल जो है वो दैट विल ट्रेस एन एलिप्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या करें कि हम जब इसमें हमारे पास अगेन हम पैरामीट्रिक इक्वेशन पे आते हैं और हम t की वैल्यू को वेरी करना शुरू कर देते हैं। जब 0 वैल्यू पुट करेंगे तो x तो हमारे पास a आ जाएगा, लेकिन y जो है वो 0 आएगा। और इसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं, हमारी मोशन जो है वो t0 पे हमें a 0 कोऑर्डिनेट मिलते हैं, और जो जो हम t को इंक्रीज करते हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देती है। और जब π/2 पे आती है तो ऑब्वियसली ये हमारे देखिए कि अब ये जो पाथ ये है ये सर्कल नहीं है बल्कि ये जो b है, अगर हम इसको ये सारा a ले लें और ये b है, तो ये जो जो इंक्रीज करेगी π/2 पे आएगा तो ये आपको y कोऑर्डिनेट जो है वो देगा, और दैट विल बी 0 b, और फिर ये मूव करेगा जब पाई पे आएगा तो फिर अगेन माइनस a 0 है, और फिर ये मूव करते हुए यहाँ पे पहुँचता है, और ये पूरे का पूरा आपका इलिप्स जो है वो ट्रेस कर रहा है पार्टिकल। तो हमारे पास ये शेप और ये शेप आती है एलिप्स की, और उसके साथ साथ आपके पास जो है वो पाथ ट्रेस कैसे हो रहा है। आपके पास जो वैल्यूज़ हैं आप देखिए कि 0 से 2 पाई की हैं, तो ये आपका काउंटर क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में पाथ ट्रेस कर रहा है। अब हाइपरबोला की बात करें तो हमारे पास क्या है कि हाइपरबोलिक इक्वेशन के लिए हमारे पास जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन जो है वो x इक्वल टू सीकेंट टी, y इज इक्वल टू टेंजेंट टी आती हैं। यहाँ इंटरवल ऑब्वियसली हमें कितना चाहिए ये हम बात करते हैं। तो हमें हमारी एग्जाम्पल क्या है, ये हमें रिक्वायरमेंट क्या है कि डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल हुज पोजिशन और पॉइंट पी एक्स वाई एट टाइम टी इज गिवन बाय द इक्वेशन एंड पैरामीट्रिक टू, ठीक है। तो आपने इसकी मोशन को डिस्क्राइब करना है। तो मोशन के लिए ऑब्वियसली आपको कर्व का पता होना चाहिए कि किस कर्व पे आप मोशन की बात करते हैं। जब आप किसी कर्व की शेप जानना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको मैंने बताया कि एक्स और वाई को आप पहले कंबाइन करें, आपको शेप मिल जाएगी, और शेप के बाद फिर उसको जब टी को वेरी करेंगे तो आपको वो सारा पाथ और सारी जो है वो मोशन जो है वो आपको मिलेगी। तो पहले तो ये है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की तरफ आपको फिर जाना पड़ेगा, और वहाँ आप देखिए कि आपके पास जो है सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर जब आप लेते हैं तो सीकेंट क्या है 1 ओवर कॉस, ठीक है। टेंजेंट क्या है साइन टी ओवर कॉस टी। तो जब इनको आप कंबाइन करेंगे तो यू विल गेट अगेन इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपके पास 1 आ जाती है, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। बड़ी सिंपल सी, आपको सिंपल कॉस थीटा की छोटी छोटी वैल्यू पता होनी चाहिए, और उसके बाद आप इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आपके पास क्या है कि यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आप कैलकुलेट करें तो आपके पास ये इक्वेशन बनती है, जो कि ये साइन माइनस है, जिसकी वजह से आपको पता चला कि ये हाइपरबोलिक इक्वेशन है। बेशक ए और बी इक्वल हैं, लेकिन सर्कल नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए पॉजिटिव होना ज़रूरी है। सो ये माइनस साइन जो है वो आपको बताता है कि ये आपका हाइपरबोला है। इसलिए पाथ जो भी पार्टिकल है वो अपने हाइपरबोलिक पाथ पे मूव करेगा। अब t
टी क्या है, टी हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो इंटरवल है हमें गिवन है -π/2 से π/2 तक, माइनस से शुरू हो रहा है और जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो नेगेटिव साइन से पॉजिटिव साइन पे जाएंगे। जब हम उनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉस जो है π/2 है, ऑब्वियसली आपका सीकेंट है तो सीकेंट में आपके डिनोमिनेटर में कॉस है, सो इट विल गो टू इन्फिनिटी। तो आपने देखा कि हमने जो इंटरवल लिया है उसमें यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, यू कांट टेक इक्वल साइन, ठीक है, क्योंकि इसमें अनडिफाइंड वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। आप अगर 1/cos और cos की वैल्यू जहाँ पे 0 हो रही है और डिनोमिनेटर में है तो दैट विल गोज टू इन्फिनिटी। कि इसका इन्फिनिटी क्या है, मैंने आपको बताया कि एक अनडिफाइंड या बहुत ही जो है जो वैल्यू आपको समझ नहीं आ रही तो हम उसको नहीं डिफाइन करते, ठीक है। तो आपके पास इन्फिनिटी को नहीं डिफाइन करेंगे, सो हम इसमें इक्वल का साइन नहीं रख रहे, ठीक है। आप मतलब इट विल अप्रोच टू -π/2, इट विल अप्रोच टू π/2 बट वी आर नॉट टेकिंग इक्वल टू π/2। सो क्या है कि आपके पास जो आप यहाँ से -π/2 से स्टार्ट करते हैं तो वो कहीं दूर से पैराबोलिक पाथ पे चलता हुआ पार्टिकल आ रहा है और आके वो इस पोजीशन में जाता है और यहाँ पे 1 पे हमारे पास जो है वो जब t 0 होता है, क्योंकि -π/2 से है +π/2 है, तो जब आप चलना शुरू करेंगे तो आप एक पोजीशन आएगी जो 0 होगी, 0 से इस तरफ है इंटरवल और 0 से चलते चलते आपका π/2 पे पहुंचता है। तो जब t 0 पे आता है तो ये 1 पे इसको मीट करता है पैराबोला एक्स एक्सिस को और फिर आगे फिर वापस चलते चलते पॉजिटिव डायरेक्शन में ये इट विल गो टू इन्फिनिटी। सो आपके y और x दोनों ही जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं और ये पाथ जो ट्रेस कर रहा है वो आपका पॉजिटिव जो है डायरेक्शन है उसको ही ट्रेस कर रहा है। दोनों कर्व्स नहीं ले रहा, बल्कि हम जो राइट हैंड साइड की कर्व है उसी को हम सिर्फ देख रहे हैं, ये ब्रांच जो है वो ट्रेस कर रहा है। फिर साइक्लॉइड के एक हम देखिए, ये बड़ा प्रैक्टिकल सा बड़ा मज़े का एग्जाम्पल है कि आप एक व्हील ले लें छोटा सा और व्हील के एक उसके व्हील के कहीं पे एक पॉइंट मार्क कर दें, उस पे निशान लगा दें और उस व्हील को आप अपने जो है टेबल पे या किसी चीज़ पे या ज़मीन पे उसको मूव करना शुरू करें तो आप देखेंगे कि वो जो पॉइंट आपने लगाया हुआ है वो उसके साथ साथ मूव करता जाएगा और वो उसके पाथ ट्रेस करता जाएगा। तो उसको जो उस तरह का जो पाथ है उसको हम साइक्लॉइड कहते हैं। ए व्हील ऑफ रेडियस ए रोल्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर द पाथ ट्रेस्ड बाय द पॉइंट पी ऑन द व्हील्स सर्कमफ्रेंस, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस को ये वाली ज़मीन ले लेते हैं या टेबल ले लेते हैं, ये पाथ जिस पे आपका व्हील रोल करेगा और एक पॉइंट मार्क कर लें, ठीक है, और उसको आप रोल करना शुरू करें। तो वो रोल करना शुरू करेगा तो कुछ देर के बाद वो क्या है कि उसका जो रेडियस है वो हम उस व्हील का ए ले लेते हैं, एक टाइम टी जर्नल ले लेते हैं, तो वो जो पाथ मूव करेगा वो ए से ए को मल्टीप्लाइंग करेंगे टी के साथ तो हमें वो डिस्टेंस दे देगा, ठीक है। ये आपने पहले काम किया हुआ है, आपको पता है डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं कि उसका रेडियस है और उसको जब टाइम से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए आपके पास जो है ये जो है यहाँ से पाथ जो था हमने यहाँ ओरिजिन जब लिया है ना तो हमने पॉइंट को यहाँ पे रखा, ठीक है। ये जो सर्कल यहाँ पे आपके पास सर्कल था तो ये पॉइंट जो था वो ओरिजिन पे था, लेकिन जो आपका ये व्हील मूव करना शुरू किया है तो पॉइंट भी आगे मूव करता चला गया और जो है इस पोजीशन पे आके आपके पास पॉइंट यहाँ पे है। अब ये पॉइंट जो है यहाँ ट्रेवल कर गया, टाइम उसने कितना लिया, ये टाइम उसने लिया, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये इसके रेडियस मल्टीप्लाइड बाय ए, तो इससे ये टोटल डिस्टेंस जो है वो यहाँ से लेके सेंटर से लेके ये उसने इतना ट्रैवल कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जो पार्टिकल है वो उसकी पोजीशन क्या है, वो ये है। तो हम अगर पार्टिकल की पोजीशन देखें और हम कहें कि ये कितना पाथ उसने ट्रैवल किया तो हमें ये इतना पोर्शन और इसमें ऐड करना पड़ेगा। और फिर ऑब्वियसली ये यहाँ से 0 से गया है इस पोजीशन पे तो इसका y कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, ठीक है। इसका जो है x कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, तो हमारा x कोऑर्डिनेट ये दिस
प्लस दिस हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट ये वाला प्लस ये वाली पोजीशन, ये सारी हो जाएगी। सो हमारे पास क्या है कि अगर हम t प्लस थीटा लें, ठीक है, हम यहाँ ज्योमेट्री को देखें ना, तो ये सारा टी टाइम में उसने ट्रेवल किया, और ये एंगल उसका हॉरिजॉन्टल के साथ भी बन रहा है पार्टिकल का। तो ये टोटल एंगल कितना है, t प्लस थीटा जो है वो आप देखें कि तो ये यहाँ से इतना 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री है। तो ये आपका π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 यहाँ बनता है। तो t प्लस थीटा जो है वो टोटल मिलाएं तो 3π/2 है। तो इससे हमारे पास थीटा कैलकुलेट हो जाता है कि थीटा इज इक्वल टू 3π/2 माइनस t। तो उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी इक्वेशंस में। तो हमारे पास क्या है, पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये तो t हमने कैलकुलेट किया। जो इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशन बनती है वो ये है कि आपके पास जो x कोऑर्डिनेट है वो यहाँ से लेके ये 0 से 80 है, और इतना पोजीशन कितनी है, ये एंगल थीटा है। तो ये देखिए कि ये a cos थीटा इसमें ऐड कर दें तो हमारा x कोऑर्डिनेट बन जाता है, y जो है वो ये a है, और ये वाला जो है दिस इज a sin थीटा। तो हमारे पास ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशन यहाँ से आ गई। हमारे पास थीटा की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर ली। सो हमारे पास जब सब्स्टिट्यूट करेंगे वो वैल्यू, तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो जाता है x इक्वल टू a t माइनस a sin d। तो हमने a को कॉमन ले लिया, ठीक है, हमारे पास ये आ गया। फिर हमारे पास दूसरा जो कोऑर्डिनेट आया वो a प्लस a sin 3π/2 माइनस t आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो अगेन इसको हमने सिंप्लीफाई किया और a को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ये वैल्यू। तो ये हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन एक साइक्लॉइड के लिए बन गई। Therefore we have the parametric equation for cycloid as this। तो बच्चा ये हमने आज क्या किया, हमारा अगर हम देखें रिवाइज करें तो हमारे पास हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन ही की बात की, हमने थोड़ा सा उसको फर्दर आपको बता दिया कि किस टाइप की इक्वेशंस होती हैं, क्या होता है, हमने सारी आपको चीज़ें बताई, और ये इम्पोर्टेंस बताई, उनको बताया कि एक पैरामीटर हो 1D अगर कर्व है तो आपके पास पैरामीटर एक होगा, लेकिन अगर आपके पास सरफेस है तो ऑब्वियसली आपके पास 2 पैरामीटर होंगे, और अगर वॉल्यूम है तो सॉलिड है तो आपके पास 3 पैरामीटर होंगे। उसके अलावा हमने बताया आपको कि आपके पास कंपोनेंट्स कितने हैं, और कि वो कर्व जो है आपने देखा ना, हमने जो ये बनाई है कर्व, ये इसमें 3 कंपोनेंट्स थे, ये 3 पैरामीट्रिक इक्वेशंस थी। है तो ये एक लाइन, लेकिन क्या है, ये 3 डायमेंशंस में है, ठीक है। वो आपकी x डायरेक्शन भी है, आपकी y डायरेक्शन भी है, और आपकी c डायरेक्शन भी मौजूद है। सो ये जो पाथ ट्रेस हो रहा है ये वो 3 डायमेंशन में है, वो जो कर्व है वो 3 डायमेंशन में लिव कर रही है। सो हमारे पास ये जो चीज़ है इस तरह से आपको पता चलेगी। इसी तरह अगर हम सर्फेसिस की बात करते हैं तो फिर हम देखेंगे, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम सर्फेसिस और सॉलिड्स की भी बात करेंगे। उसके अलावा हमने कहा कि हमने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स बताई। मैंने आपको बताया कि बहुत आसान तरीका है, बजाय कैलकुलेटर यूज़ करने के आप अपने साइन और कॉस की वैल्यूज़ को जो है वो इस तरह से कैलकुलेट कर लें, एक टेबल बना लें, तो आपके लिए हमेशा ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। हमने ये इसकी मुख्तलिफ वैल्यू ली और ट्रेस किया, हमने एक सर्कल की इक्वेशन बनाई, उसको मैंने बताया कि उसका पाथ कैसे ट्रेस करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन होगी तो क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन होगी तो क्या होगा। उसके अलावा ये अगर आप t फ्रॉम 0 to 2π भी ले लें तो सर्कल पूरे का पूरा ट्रेस करेगा, लेकिन क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा। सो नेगेटिव डायरेक्शन इसकी भी होगी। इसके अलावा हमने पैराबोलिक इक्वेशंस की, उसमें आपको बताया कि इक्वेशंस जो हैं किस टाइप की होनी चाहिए। उसमें आपके पास जो इक्वेशन की टाइप है वो भी डिपेंडेंट है, जाहिर है कि आपके t नेगेटिव नहीं ले सकते, सो आपका हाफ पैराबोला जो है वो ट्रेस होगा। लेकिन अगर फुल पैराबोला ट्रेस होना है तो उसके लिए आपके पास इक्वेशन की फॉर्म दूसरी होगी। फिर आपके पास जो है वो इलिप्स की बात हमने की, एलिप्स का पाथ कैसे ट्रेस करना है। ऑब्वियसली अगर आपको एलिप्स का भी नेगेटिव साइड पे जाना है तो आप सिंपल ये करके देख सकते हैं ना कि अगर आपके पास जो है वो t का फ्रॉम इसमें नेगेटिव वैल्यू करें तो उसके साथ आपके पास ऑब्वियसली जो है वो पाथ जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो हाइपरबोला है, हाइपरबोला की इक्वेशन है, उसके लिए भी, उसके पाथ ट्रेस करने के लिए भी आपके पास इक्वेशन है। अगर
काउंटर क्लॉकवाइज या पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है तो आपकी वैल्यू है, लेकिन अगर आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो ऑब्वियसली आप अगर एक कोऑर्डिनेट को नेगेटिव कर लेंगे तो आपके पास जो है वो आप नेगेटिव डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन देखिए कि अगर आपने x को माइनस किया है तो आपको x को माइनस जो है फिर आपको अपने इंटरवल के हवाले से भी देखना पड़ेगा कि कहाँ से आप कैसे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस करके देखें, आप एंजॉय भी करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा और आप लर्न भी करेंगे। अब ये एक बड़ी प्रैक्टिकल सी एग्जांपल है। इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो आप देखिए किस तरह से पाथ ट्रेस हो रहा है और आप किस तरह से इनके चीज़ें हैं। और ये देखिए ये पाथ की आपको मिल गया कि यहाँ से पार्टिकल ने मूव करना शुरू किया और जो आपका व्हील ऊपर जा रहा है ये पाथ इस तरह का ट्रेस हो रहा है। अब ये तो व्हील है, लेकिन व्हील का पाथ कैसे ट्रेस हो रहा है, वो यहाँ से जाके ये डायरेक्शन है और ये इस पोजीशन पे आके ये है, और फिर ये जो मूव करता जाएगा फिर दोबारा से पार्टिकल इस एक्सिस को टच करेगा इस पोजीशन पे और फिर अगेन ये वापस उसी तरह से आगे चलता जाएगा और जो व्हील चलता जाएगा पाथ ट्रेस करेगा। और आप अगर इसको फिगर को देखिए, ये कहीं भी अब मतलब ओरिजिन पे एक्स एक्सिस पे 0 पे था तो यहाँ आके इतने डिस्टेंस पे 2 पाई ए पे जाके ये फिर दोबारा इस पोजीशन पे आया और ये है कि ये दोबारा से अपनी वही एक उस पॉइंट को टच नहीं कर रहा, बल्कि इसकी जो पाथ बन रहा है उसको आप देखें तो वो स्पाइरल टाइप की ही चीज़ बन रही है। ठीक है, वो कभी भी एक अपना पाथ दोबारा से उस पॉइंट पे टच नहीं करता। तो ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ों को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेके उनकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करके उनको आप देखेंगे ये मैथमेटिक्स जो है इन चीज़ों को किस तरह से इंटरप्रेट करती है। तो मज़े की चीज़ है, इसको एंजॉय करें। और अगर नहीं समझ आती तो किताब को दोबारा से खोलिए, लेक्चर को दोबारा से पढ़िए। आई होप कि आपको समझ आएगी। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।